भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडियां। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना पढ़ेंगे। भारत में कृषि सब्सिडियां के प्रकार पढ़ेंगे। W2 द्वारा कृषि सब्सिडियों को का संदूकीकरण पॉक्सिफिकेशन पढ़ेंगे। और हम संदूकीकरण को लेकर भारत का मत है, क्या भारत का मत है, ये देखेंगे। भारत में कृषि सब्सिडी क्यों विवादास्पद है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे। भारत में कृषि सब्सिडियों को प्रासंगिकता, कृषि सब्सिडी की प्रासंगिकता, आवश्यकता पर प्रकाश डालेंगे। भारत में कृषि सब्सिडियों का विकेंद्रीकरण, इस पर प्रकाश डालेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पढ़ेंगे, उसमें प्रस्तावना पढ़ेंगे। यूनियन बजट 2018-19 और MSP का निर्धारण थोड़ा देखेंगे। स्पष्ट लागतें, निहित लागतें, ये सब। रमेश चंद्र समिति और MSP में सुधार देखेंगे। न्यू इंडिया @75 और MSP देखेंगे, ये क्या है। MSP के सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। MSP की नीति आलोचना से मुक्त नहीं है, इस बात को देखेंगे। MSP में सुधार क्या हो सकते हैं, ये देख लेंगे। फसल बीमा, ये देखेंगे। आवश्यकता क्यों है, ये देखेंगे। कुछ फसल बीमाओं के बारे में देखेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके बारे में देखेंगे। कृषि सब्सिडियां WTO और भारत इसके संदर्भ में देखेंगे। FRP आधार वर्ष, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू ट्रांसफर, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू ट्रांसफर किसा, हाँ ये देखेंगे। DI डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, यहाँ MSP फिनिश हो जाएगा। तो पढ़ते हैं कि देखिए क्या है। भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडियां सरकार द्वारा लोगों को दिया जाने वाला एक तरफा यूनिलैटरल आर्थिक लाभ होता है। एक तरफा, कैसा? एक तरफा लाभ, ठीक है। लोगों को वस्तुएं कम कीमत पर उपलब्ध करवाना, जैसे किसानों को उर्वरक आदि कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाते हैं। ये खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है। उत्पादित वस्तुओं को खरीदा जाता है, ठीक है। अब कृषि सब्सिडियों के प्रकार। प्रत्यक्ष, ये होती है उत्पाद विशिष्ट, विशेष कृषि फसल के लिए, विशेष कृषि फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अप्रत्यक्ष, गैर उत्पाद विशिष्ट, नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक। यह समझने वाला ये है कि जो MSP है, ये विशेष कृषि फसलों को बढ़ावा देने के लिए दी जाएगी। दूसरी तरफ समग्र कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अलग चीज दी जाती है, जैसे उर्वरक है, बिजली है, सिंचाई आदि। तो MSP तथा इन समग्र कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए टोटल हम बोलते हैं AMS, एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट टू एग्रीकल्चर, एग्रीगेट मेजर सपोर्ट टू एग्रीकल्चर। इसको ऐसे समझिए कि जो MSP दी जाती है वो केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, और
यू एग्री? समग्र कृषिगत उत्पादन को बढ़ावा देने वाले से उर्वरक, बिजली, सिंचाई, ये सब राज्य सरकार देती है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ द्वारा कृषि सब्सिडियों को का संदूकीकरण। देखो, डब्ल्यूटीओ द्वारा कृषि सब्सिडियों का अलग अलग संदूकरण के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। इसे संदूकीकरण कहते हैं। अलग अलग रूप में इसका वर्गीकरण कर देंगे। देखिए, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, इसके अंदर सब्सिडी दी जाती है, सरकारी ऐसे खर्च को सम्मिलित किया जाता है जिनके अंतर्गत घरेलू उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या प्रभाव का स्तर न्यूनतम होता है। घरेलू उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला देखेंगे, इसके संदर्भ में और घरेलू उत्पादन पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डब्ल्यूटीओ ने ट्रेड डिफॉरेस्ट्रीकेशन नहीं मानता, और इनकी कोई उच्चतम सीमा नहीं है। अगला देखते हैं, जैसे कृषि अनुसंधान पर खर्च है, इसमें बीमारियां तथा कीटाणु की रोकथाम पर खर्च है, आदि आदि कृषि अनुसंधान पर विशेष ध्यान देंगे, हैं। अब अगला, एम्बर बॉक्स सब्सिडी। एम्बर बॉक्स सब्सिडी, इसमें सरकारी, इसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े सरकारी खर्च और सब्सिडियों को सम्मिलित किया जाता है जो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। डब्ल्यूटीओ इन्हें ट्रेड डिस्फॉर्शनरी मानता है, ट्रेड डिस्फॉर्शनरी मानता है, और इनकी उच्चतम सीमा निर्धारित करता है जो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए जीडीपी का 10% है। अच्छा, एम्बर बॉक्स सब्सिडी की घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देता है और इससे जीडीपी का 10% या कृषि जीडीपी का 10% सीमा की गई। पीस क्लॉज सीमा के अंतर्गत निम्नलिखित एग्जाम्पल एम्स का बड़ा उदाहरण है। पीस क्लॉज, व्हाइट बॉक्स सब्सिडी, अनुमानित एम्बर बॉक्स सब्सिडी को व्हाइट बॉक्स सब्सिडी, अतः एम्बर बॉक्स सब्सिडी को ही हम व्हाइट बॉक्स सब्सिडी कह रहे हैं। अनुमानित प्राप्त होता है, इसे डिमिनिमस भी कहा जाता है। रेड बॉक्स सब्सिडी, अनुमानित प्राप्त सीमा से अधिक दी जाने वाली सब्सिडी। अगर भाई तुम अम्बर बॉक्स में अनुमानित कर रहे हो तो व्हाइट है, और अनुमानित से अधिक कर रहे हो तो रेड बॉक्स सब्सिडी होगी वो, ठीक है। रेड बॉक्स सब्सिडी इन पर प्रतिबंध लगाता है। येलो बॉक्स सब्सिडी घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देती है, लेकिन सरकार द्वारा किसानों के साथ उत्पादन को सीमित रखने के अनुबंध किए जाते हैं। अच्छा, उत्पादन को बढ़ावा देती हैं लेकिन सरकार द्वारा किसानों के साथ अनुबंध को उत्पादन को सीमित रखने के लिए अनुबंध किए जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, और सब्सिडी दी जाती है। संदूकीकरण को लेकर भारत का मत, भारत क्या कहता है, देखिए। कृषि सब्सिडियों के संदूकीकरण को भारत उचित नहीं मानता। भारत के अनुसार डब्ल्यूटीओ का संदूकीकरण पारदर्शी नहीं है, पारदर्शी नहीं है। भारत के अनुसार ये पारदर्शी नहीं है। विकसित राष्ट्र का इससे दूर उपयोग करने की कोशिश करते हैं। विकसित राष्ट्र इसका दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। विकसित राष्ट्र कृषि क्षेत्र के लिए किए जाने वाले अधिकांश खर्चों को ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में दिखाने की कोशिश करते हैं अपने खर्चों को, सभी को, ये समझिएगा। ये इतनी गलत बात है ना। अब देखिए, भारत में कृषि सब्सिडी क्यों विवादास्पद है, ये सोचने का है। तो इसमें भैया राजकोषीय घाटा घट रहा है। अब तुम जो कृषि पर दी जाने वाली सब्सिडी है, इसमें समझो कुल सब्सिडी में कृषि एवं खाद्य सब्सिडियां सर्वाधिक हैं। 15 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडियां हैं इसमें, ये समझने का। तो पहला राजकोषीय घाटा 15 लाख करोड़। दूसरा देखिए, एक और समझा रहे हैं, बाकी आप देखिए, पूंजी निर्माण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस पर पर्याप्त निवेश नहीं रहता पूंजी निर्माण के लिए, ये सब इसमें बड़ा नुकसान है। बाकी और इतना नहीं, बाकी उससे ही देखेंगे सब। इस पे एनपी के अनुपात बिगड़ जाता है, एनपी के अनुपात बिगड़ जाता है, ये सब देखिए। भारत में कृषि सब्सिडी की प्रासंगिकता, आवश्यकता क्यों है? देखिए, भारत में कृषि को विकास का इंजन कहा जाता है। भारत में अन्य आर्थिक क्षेत्रों जैसे कि उद्योगों, सेवाओं आदि का विकास कृषि पर ही निर्भर करता है। कृषि
को भारत के विकास का इंजन और बाकी उद्योग वगैरह इसी पर निर्भर रहेंगे। ठीक है। नंबर 2, अब भाई भारत में कृषि की नई तकनीकों को किसानों को लोकप्रिय बनाने के लिए कुल कृषि सब्सिडी दी जाएगी। तो तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए, तकनीक को लोकप्रिय बनाओ इसलिए कृषि सब्सिडियां दो, लोकप्रिय बनाओ कृषि सब्सिडियां दो। और भाई सामाजिक न्याय भी इससे ही तय होगा। अब जो समाज में गरीबी है, जो निम्न स्तर के व्यक्ति हैं, उनको कुछ धन पैसा मिलेगा, मुद्रा मिलेगी, तो वो कृषि सब्सिडी इनके लिए ज़रूरी है। इसलिए कम ही कम पड़ रहे हैं आगे, अब उसके माध्यम से आप देखते रहेंगे। ऑडियो फॉर्मेट है, बाकी कुछ नहीं ज़्यादा, जिसे सुन सको आप। अगला, भारत में कृषि सब्सिडी को विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। अब भाई विकेंद्रीकरण, यदि भी भारत में सब्सिडियां समाप्त नहीं की जा सकती, लेकिन विकेंद्रीकरण किया जा सकता है, अर्थात उन पे तार्किक तार्किक उनको तार्किक किया जा सकता है। तार्किक करना है हमें। विकेंद्रीकरण तार्किक क्या कर, ये क्या है इसमें देखिए, कृषि सब्सिडी को समयबद्ध ढंग से दिया जाना चाहिए, अर्थात उन पर सनसेट का नियम लागू किया जाना चाहिए। अब सनसेट क्या है, यही देखना है यार, सनसेट क्या है। सनसेट क्लॉज का मतलब रहता है कि कोई कृषि सब्सिडी योजना एक निश्चित समय समाप्ति तिथि तक तय की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि कोई भी सरकारी सहायता अनिश्चित काल तक न चलती रहे और समय समय पर उसकी उपयुक्तता की समीक्षा की जाए। ये विशेष बात है, उपयुक्तता की समीक्षा की जाए। दिस इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड। ये समझने का है कि भाई सनसेट का नियम लगना है इनका। ठीक है। कृषि को सब्सिडी को लाभोन्मुखी बनाया जाना चाहिए, अर्थात उनका सार्वभौमिकरण नहीं होना चाहिए। कि भाई लाभ हो रहा है तो ही करें इसको। विशेष कृषि फसलों के उत्पादन और विशेष भौगोलिक क्षेत्र आदि के मानकों के आधार पर इसको दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये सब इसका विशेष ध्यान है। हम्म। कृषि सब्सिडियों के साथ साथ कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए। ये है, उर्वरक सब्सिडी इस प्रकार दी जानी चाहिए कि एनपीके का अनुपात आदर्श स्तर के आसपास रहे। एनपीके, एनपीके बोले तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का आदर्श अनुपात रहना चाहिए। क्या है आदर्श अनुपात? ये 4-2-1-1। ओके, नाइट्रोजन 4 रहे, फास्फोरस 2 रहे और पोटेशियम 1 रहे। दिस इज ओके। ओ हो गुड। हर किसी के लिए एनपीके अलग अलग हैं, हर चीज़ के एनपीके अलग अलग है। तो ठीक है, एनपीके को ध्यान में रखेंगे इसकी तार्किकता के लिए। अगला, पर 2010 में उर्वरक के क्षेत्र में न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को शुरू किया गया। न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी को शुरू किया 2010 है, 16 है, ये 10 ही है, 10 ही है। ठीक है। तो भैया विकेंद्रीकरण हो गया सब्सिडियों का। अगला आ रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये क्या है? पर सब ना, कृषि, भारत में कृषि विकास रणनीति का एक मुख्य ये पहलू है। कृषि विकास रणनीति का एक मुख्य पहलू, कृषि विकास रणनीति का एक मुख्य पहलू है जो सब्सिडी है। क्लियर? ओके। अब देखिए इसमें क्या क्या तय होता है। भारत में एमएसपी की शुरुआत 1965 में लक्ष्मीकांत समिति के सिफारिशों के आधार पर की गई। ये सरकार द्वारा किसानों को प्रस्तुत की जाने वाली न्यूनतम कीमत है, जिस पर किसान चाहे तो सरकारी संस्थाओं अपनी उपज बेच सकती हैं, संस्थानों पर बेच सकती हैं। ये विशेष रूप से ऐसे समय पर जब बाजार कीमत नीचे चली जाती है। इस प्रकार एमएसपी किसानों को बाजार जोखिम के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा देती है, सामाजिक सुरक्षा देती है। एमएसपी किसानों को बाजार जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा देती है। बाजार जोखिम है, ये बाजार जोखिम है उसके प्रति सुरक्षा दे रही है, बाजार जोखिम है उसके प्रति सुरक्षा दे रही है। वर्तमान समय में 22 कृषि फसलों के लिए ये सब्सिडी दी जा रही है। गेहूं, चावल, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन और नकदी फसलों एमएसपी, और गन्ने के लिए एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ये सब दिया जा रहा है। अगला देखिए, ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर के द्वारा ये सब्सिडी आदि वादी ये सब चीज़ तय होती है।
आगे देखते हैं कि यूनियन बजट 2018-19 और एमएसपी का निर्धारण। यूनियन बजट 18-19 में भारत सरकार द्वारा ये घोषणा की गई कि किसानों को कृषि लागतों की तुलना में कम से कम 50% से अधिक एमएसपी दी जाए। उपयुक्त घोषणा के अंतर्गत सरकार द्वारा ये कहा गया कि ये लागत A2+FL मानक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ए टू मतलब लागत, और प्लस FL मतलब फैमिली लेबर जो है। भारत के किसान संगठनों द्वारा इस घोषणा का विरोध किया गया। टेक्निकल इसको समझेंगे थोड़ा सा, क्यों विरोध किया गया। उनका कहना था कि राष्ट्रीय किसान आयोग, जिसे स्वामीनाथन आयोग भी कहा जाता है, को लागू नहीं किया गया। वर्ष 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा ये कहा गया कि एमएसपी का स्तर कृषि लागतों के C2 मानक की तुलना में 50% अधिक होना चाहिए। इस विवाद को समझने के लिए कृषि लागतों को निम्न दो भागों में विभाजित किया जाता है। कृषि लागतों को दो भागों में विभाजित किया जाएगा। देखिए भैया, एक तो स्पष्ट लागत है, किसानों द्वारा अन्य लोगों को वस्तु या मुद्रा के रूप में जो किया जाने वाला भुगतान, वस्तु या मुद्रा के रूप में जो भुगतान किया जाता है वो स्पष्ट लागत है। निहित लागत है, निहित लागत है क्या भैया, जैसे स्वामी के अंतर्गत आने वाले संसाधन का प्रयोग, जैसे स्वयं की भूमि, ठीक है, पारिवारिक श्रम, स्वयं की पूंजी। ठीक है, वो कृषि में वो पूंजी नहीं लगाता तो उनसे ब्याज आता। पारिवारिक श्रम, इससे कहीं ना कहीं कुछ कमाता। स्वयं की भूमि का उसका भी एक लगान है, एक टैक्स है, मतलब एक उसका भी एक किराया है, वो किराए पे उठा सकता था उसको। ये समझिए, ये निहित लागतें हैं। ये समझते हैं ये लागतें क्या हैं, क्या है A1, A2, A2+FL और C2। देखिए A1 जो लागत है वो क्या है, भूमि लगान छोड़ दो, स्पष्ट लागतें ऐड कर लो। स्पष्ट लागतें जो कि किसान के द्वारा दूसरे मजदूर को मुद्रा या वस्तु के रूप में दिया जा रहा है, इट इज कॉल्ड स्पष्ट लागतें। तो A1 में भैया भूमि लगान को छोड़ दो, क्लियर। बाकी जो भी किसान के द्वारा खर्च किया जा रहा है वो स्पष्ट लागत है। A2 क्या है, A2 लगान प्लस A1 है, भूमि पर लगान प्लस A1 है। ठीक है, ये देखिए। अब A2+FL क्या है, तो A2 क्या है, ये स्पष्ट लागतें हैं। स्पष्ट लागतें हैं, स्पष्ट लागतें कौन सी वाली, A1 वाली, प्लस पारिवारिक श्रम है, इसमें पारिवारिक श्रम है, क्लियर, पारिवारिक श्रम भी है। ज्यादा फंस रहे हैं जबरदस्ती इसमें। A2+FL मतलब स्पष्ट लागतें प्लस पारिवारिक श्रम के लिए अनुमानित मजदूरी। अब C2 सभी प्रकार की स्पष्ट लागतें, क्लियर, और प्लस निहित लागतें। इसकी बात चल रही थी कि इस पे 50% बेस के आधार पर लिया जाएगा, ये है भैया। C2 क्या है, सभी प्रकार की स्पष्ट लागतें तथा निहित लागतें। A2+FL क्या है कि स्पष्ट लागतें प्लस पारिवारिक श्रम की अनुमानित मजदूरी, और ये सब है। A1 क्या है, भूमि लगान छोड़ के सब स्पष्ट लागतें। A2 क्या है, A1 प्लस के भूमि लगान इसमें आ जाता है। ये है। अब रमेश चंद समिति और MSP में सुधार की क्या बात है। देखिए भैया ये क्या कह रहे हैं, देखिए भारत में सार्वजनिक व्यावहारिक रूप में सभी क्षेत्रों से MSP के आधार पर संबंधित कृषि फसलों का भौतिक रूप से अधिग्रहण नहीं है संभव। तो उन्होंने बोला DPP, डिफरेंशियंस डिफिशियंस प्राइस पेमेंट की व्यवस्था की जाए कि जहाँ बेचना चाहे वो बेच दें, और जितना कमी पड़े कदम में खरीद लगे उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दें। ये साथ देखने की बात की गई, इन्होंने रमेश जी ने ऐसा बोला है। ये खाद्यान्न देने योग्य है कि ये ध्यान देने योग्य है कि 2018 में लागू की गई PM आशा योजना की एक उप योजना पी
DP इस मॉडल पर अलग है। अच्छा, इसे देखेंगे ये क्या है दरअसल। ये तो रमेश जी ने सही बोला है, बाकी ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, और रमेश जी को पढ़ना है तो बाकी और पढ़ सकते हैं आगे। थोड़ा और पढ़ लो, क्या है इसमें, नो प्रॉब्लम है यार। एक एक ही नीति देखेंगे यार, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं। अब न्यू इंडिया @75 देखिए इन्होंने क्या कहा भैया। MSP के समान स्थान पर MRP मिनिमम रिजर्व प्राइस की अवधारणा को लागू करने पर विचार किया जा सकता है। नीति आयोग द्वारा ये कहा गया कि MRP मिनिमम रिजर्व प्राइस कृषि मंडियों में कृषि वस्तुओं की नीलामी के लिए न्यूनतम कीमत के रूप में लागू की जाती है। यद्यपि MSP की अवधारणा को जारी किया जाता है तो अलग अलग प्रकार की कृषि वस्तुओं के लिए MSP के निर्धारण की प्रक्रिया अलग है होनी चाहिए। इस प्रकार निम्नलिखित 3 वर्गीकरण में क्या है। अब देखिए, हाँ ये है भैया। तो इन्होंने कहा MRP रिजर्व लगाना चाहिए, नीति दो ये किया गया, न्यूनतम कीमत लागू की जानी चाहिए, न्यूनतम कवरेज लागत। और दूसरा बहुत अच्छा है, वस्तुओं का वर्गीकरण करो। हम्म तो इसमें बोला ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादन अ, जिनका उत्पादन अधिशेष रूप में हो रहा है, ठीक है, ऐसी वस्तुएं। दूसरा, ऐसी वस्तुएं जिनकी घरेलू अर्थव्यवस्था में कमी रहती है लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, वैश्विक मात्रा में पर्याप्त हैं, क्लियर। ऐसी वस्तुएं जिनकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर कमी रहती है। तो भैया वस्तुओं का वर्गीकरण करो, एक साधारण में देख रहे हैं, बढ़िया बच्चे बच्चे करते हैं, बढ़िया है। MSP के आधार पर कृषि वस्तुओं के अधिग्रहण में निजी व्यापार, अच्छा भैया निजी व्यापारियों की भागीदारी लेके आओगी, निजी व्यापारियों की भागीदारी की बात कर रहे हैं। उसकी भागीदारी की बात कर रहे हैं। ध्यान देने योग्य है कि PM आशा योजना की एक उपयोजना PPS प्राइवेट प्रिक्रूटमेंट स्टॉकिस्ट स्कीम में उपयुक्त व्यवस्था लागू की गई है। नोट नीति आयोग द्वारा कहा गया है कि केवल MSP किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर सकती, जरूरी है कि भारत में कृषि वस्तुओं का स्थिर प्रतियोगी एकीकृत बाजार विकसित हो। एकीकृत भैया, एकीकृत बाजार हो। MSP के सकारात्मक प्रभाव, क्या प्रभाव है इनके, देखिए भैया प्रभाव क्या है। तो वही है, ये जोखिम, बाजार जोखिम की सुरक्षा है, नई तकनीकों को लोकप्रिय बनाना, सामाजिक न्याय के लिए आदि आदि, ये सब है। MSP व्यापार शर्तों में सुधार करना चाहिए, ये सब चीज़ ठीक है। अब ये इसकी आलोचना से मुक्त नहीं है, क्या आलोचना है इसमें। क्रॉपिंग पैटर्न विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्रॉपिंग पैटर्न पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी प्रभाव पड़ता है इसमें। फसल चक्र टूट जाता है, ये सब चीज़ें हैं। फसल बीमा क्यों भैया। MSP किसानों को बाजार जोखिम के लिए कीमत के संदर्भ में सुरक्षा देता है, लेकिन फसल की हानि की स्थिति में आय की सुरक्षा नहीं देती। भारत कृषि का एक बड़ा भाग 86% वर्षा पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने के लिए भारत में 86% किसान सीमांत एवं लघु हैं, उनकी आजीविका कृषि पर आधारित है, इसलिए इन्हें बीमा की जरूरत है। फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना को खरीद 2016 में शुरू किया गया। कवरेज ऑफ फार्मर्स, लोनी फार्मर्स, रेडी फार्मरों के लिए थी ये, नॉन लोनी फार्मर, गैर ऋणी फार्मरों के लिए शुरुआत में ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य कर दी गई। दूसरा, कवरेज ऑफ क्रॉप्स, खरीफ रबी हॉर्टिकल्चर बागवानी आदि से। कवरेज ऑफ रिस्क, बुवाई न होने के कारण हानि, बुवाई न होने के कारण हानि आदि आदि, ये सही है भैया, बस इतना ही याद रखो इसमें। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, 86% कृषि पर निर्भर है, बाजार ये सब, इसलिए यहाँ पर बाजार जोखिम के लिए आदि बीमा होना चाहिए, ठीक है। बस ज़्यादा हो रहा है, बाकी रह गया भैया कृषि सब्सिडी और WTO और भारत का मत। FRP रह गया और सी स्कीम रह गई, और कुछ नहीं, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग रह गई है।
तो समझने वाला पढ़ो, अच्छा पढ़ो, बढ़िया पढ़ो और कुछ नहीं है ऐसा, पढ़ते रहो।